निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया अपनी बात रखें, प्लीज आइए। हॅलो, मंचावर जेवढे बी थांबलेले आहेत सर्व भीमसैनिक खुर्चीवर बसून घेण्याची निवेदन. सर्व भीमसैनिकांना विनंती आहे. हॅलो, बाईला जायचं आहे, उशीर होत आहे, सहकार्य करा सगळ्यांनी. वेळ कमी आहे आपल्याला. बाई भाषण करत नाही म्हणत आहे. शांत सहकार्य करा सगळ्यांनी. स्टेजवरील जेवढे थांबलेले भीमसैनिक आहेत कृपया करून आपण स्टेजच्या खाली उतरून आम्हाला सहकार्य करा. आपण सगळे जवळचेच आहोत, कोण लांबचं नाही. तर आपण समोरून बघायचंय, समोर बसा. समोर बसून स्पष्टपणे भाषण ऐकू येईल आपल्याला. करू काय भैया किससे का पब्लिक बस आप बोलो ना, नहीं आप बोलो, आप जैसी बात करेगा टाइम काम में जा रहा है. सर्व भीमसैनिकांना कळकळीची विनंती आहे की आपण खुर्चीवरती बसून घ्यायचंय. हॅलो, सर्वांनी शांत बसा. 5 मिनिट सहकार्य करा. स्टेजवरून सगळे खाली जावा लवकर. सहकार्य करा. बाईला निघायचं आहे, उशीर होत आहे. खुर्च्या रिकाम्या आहेत, खाली बसून घ्या. स्टेजवरचे सगळे ह्या साईडच्या खुर्च्याला बसून घ्या. पटशे उशीर होत आहे, लवकर. हॅलो, सर्वांना विनंती आहे, पाठीमागं खुर्च्या रिकाम्या आहेत, बसून घ्या. इकडे महत्वाचे कार्यकर्ते थांबा थांबा. हे पोर आहेत का? इकडचे सगळे खाली पाठवा. महत्वाचे ओके सुपी. तुमचं झालं का? सर्वांना सूचित करण्यात येते की तुम्ही सर्वांनी कार्यकर्त्यांनी खाली बसा. हे कार्यक्रम कॅन्सल झालेला होता. बाईची तब्येत ठीक नाही, तरी तुमच्यासाठी ते इथपर्यंत आलेले आहेत. 5 तास ते गाडीमध्ये झोपून आलेले आहेत. तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, तुम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खाली व्हा. तुम्ही जर असं जर गोंधळाचं वातावरण करून आले तर समजा बघा इथं सबको तुम्हाला सगळ्याला निवेदन आहे, ते तुम्हाला तिथून आलेले आहेत. बाईची तब्येत ठीक नसताना तुम्हाला इथं मार्गदर्शन करण्याला आलेले आहेत. तुम्ही सर्व लोकांनी तुम्ही शांत बसा. बाईला 5 मिनिटं बोलून आम्हाला वेळ होणार आहे, आम्ही निघणार आहे इथनं थोड्या वेळानं. तुम्हाला सगळं कळकळीची विनंती आहे, तुम्ही सगळे आंबेडकर राईट्स लोक आहेत. असा गाढवासारखा जर गोंधळ केला तर समजा त्याचं काय इम्प्रेशन जाईल नेत्यावर दिल्लीच्या. तुम्हाला माणुसकीने चांगलं ना ऐकायला येणार नाही. तुम्ही गोंधळ वगैरे कमी करा. पाठी मागलेले ए रे मित्र रे बाजूला चल. तुम्हाला सगळ्याची विनंती आहे. अब स्लोगन लगाते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, भाई चंचलाया जिंदाबाद, भाई चंचलाया जी जिंदाबाद. सगळ्यांना सन्मानाची विनंती आहे. या साईडला जेवढे उभे आहेत ना त्यांनी तिकडे खुर्च्या घालेत, तिकडे बसा. आम्ही तुमच्या कार्यक्रमासाठी भाई आहेत ना 8 तासाचा प्रवास करून आलेले आहेत. तर तुमच्या शहरामध्ये भाईंचं स्वागत जरा चांगल्या पद्धतीने उद्या. भैया साहेबांच्या उमेदवारीसाठी तुम्ही सगळे लोक इथं आलेले आहेत. तुम्हाला विनंती आहे, त्यांना जर तुम्हाला निवडून द्यायचं असेल, भाईंना ऐकायचं असेल तर एक ताकदीने एक साईडला या. सगळेजण एवढी गर्दी करून इकडे उभे करा. या साईडला या. 10 मिनिटाच्या नंतर आम्ही थांबणार नाहीत. हां भैया दीप वगैरे काही नाही. भाऊ भाई येणारच नव्हते पण आलेले आहेत. 2 मिनिटं मत मांडा. या काही टेन्शन नाही. या मत मांडा. भाऊ हॅलो, हॅलो, वेळ कमी असल्यामुळं ना उशीर झालेला आहे, त्याच्यामुळं लवकर कार्यक्रम उरपणार आहेत. तर पूर्ण तुळजापूर तालुक्यातून आलेल्या सर्व मतदाराचे मी मनापासून आभार मानतो. जय भीम सर्वांना. तर बाई आपल्याला मार्गदर्शन करतील. बाई
हेलो। लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। ये माइक कहाँ है? हमारा साउंड सिस्टम कहाँ है? इसको ठीक करो यार। कौन ऑपरेट कर रहा है? इसको ठीक करो। इसकी आवाज कहाँ जा रही है? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बहुत अच्छा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप भाइयों से कहता हूं, अक्सर मैं कहता नहीं कि बैठ जाओ, क्या भेड़ बकरी की तरह खड़े हो यार। हेलो हेलो, आप सब लगाने भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर कुछ देर आपसे बात हो जाएगी। बैठ जाओ भाई, आपके लिए चिट्ठी मंगवाएं क्या? मंच पे आज तक कभी खड़े नहीं हुए क्या? गए नहीं मंच पे? एहसास नहीं करता तो मंच। बैठ जाओ भाई, बस। बैठ जाओ। जय भीम। हेलो भैया, इसे ठीक कर यार। हेलो। प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर संविधान में हमें कुर्सी पे बैठने की ताकत देके गए। ये आज़ादी से पहला समय नहीं है कि हम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको अपना नेता मानते हैं तो हमें उनकी बातों पे भी चलना चाहिए। ये भेड़ बकरे जैसा माहौल बना के क्यों खड़े हो? ये ऐसे यहाँ खड़े हो, क्या करोगे खड़े हो कैसे? मेरा भी समय खराब कर रहे हो, अपना भी खराब कर रहे हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आज तुलजापुर विधानसभा में भाई प्रहलाद भैया साहिब नागटिके जी के चुनाव प्रचार में यहाँ आपके क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला। ये सच है कि ये आपका प्यार और यहाँ पे हमारे साथियों की मेहनत ही थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आया, वरना 5-6 घंटे का सफ़र करके और फिर वापसी 5-6 घंटे का सफ़र करके अन्य प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार करना था। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ मेहनत की है, मेहनत करके ताकत बनाई है, उसमें थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो हमारे 2-2 प्रत्याशियों की सभा पुणे में है, वहाँ जाके
उनके लिए भी प्रचार का काम मुझे करना है, इसलिए मैं एक एक मिनट को बचाने का प्रयास करता हूं। सच तो ये है कि आज मैं चुनावी बात कम और आपको तैयार करने की ज़्यादा करूंगा। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी राजे, माँ जीजाबाई, संत तुकाराम, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, मान्यवर साहब श्री काशीराम और करोड़ों करोड़ों देशवासियों को, महिलाओं को इज्जत की जिंदगी दिलाने वाले, भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं आज याद करता हूं। मैं समझता हूं कि भैया साहब नाक टिके अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अकेला व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। लोकशाही में तो लोगों को तैयार करना पड़ता है। जैसे मैं आज कोशिश करूंगा कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की बजाय आपको चुनाव में किस तरह काम करना है उसके लिए मैं आपको तैयार करूंगा। अभी आपको लगता है कि ये मंच पर बैठने से इज्जत बनती है, ये मंच पर बैठने से इज्जत नहीं बनती, काम करने से इज्जत बनती है। जो जैसा काम करेगा समाज में उसकी ऐसी इज्जत होगी। अगर मंच पे बैठने से इज्जत होती तो जो सामने लोग बैठे हैं ये भी इज्जतदार लोग हैं, इनका भी सम्मान है। तो ऐसा नहीं है कि इधर वालों की इज्जत है, इधर वालों की नहीं है। मंच पे उन लोगों को बिठाया जाता है जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो तैयार लोग हैं और वो लोगों को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप देखो जिस तरह मंच का माहौल है और जिस तरह मंच पे हमारे साथी अनुभवीहीन होने का प्रयास दिखावा कर रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि अभी लड़ाई बहुत दूर है। आप ये महसूस कीजिए, जब हमें कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था तब हम कुर्सी पे बैठने के लिए संघर्ष करते थे। आज हमें कुर्सी मिलने के बावजूद हम लोग कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि हमारे लोग राजकाज में नहीं आ रहे हैं। आज मुझे एहसास होता है कि यहाँ ट्रेनिंग कार्यक्रम कमजोर है। अगर ट्रेनिंग कार्यक्रम अच्छा होता तो आज हमारे लोग यहाँ राजकाज में होते, सरकारों में होते और प्रदेश बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चल रहा होता। लेकिन क्योंकि हमारे लोग उस तरह से तैयार नहीं है, इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं, राजनीति बच्चों का खेल है? नहीं, राजनीति ज्ञान के दम पे होती है, राजनीति विचार की शक्ति के दम पे होती है, राजनीति व्यवहार से होती है, राजनीति उद्देश्य के प्रति होती है, राजनीति लक्ष्य के साथ होती है। जब हम पे लक्ष्य नहीं है, हम पे उद्देश्य नहीं है, हम पे विचार नहीं है, हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, तो फिर हम पे शासन कैसे आ जाएगा? हमें शासन करने के लिए पहले हमें शासन पाने के लिए पहले शासन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं अपने छोटे भाई भैया साहब नाक टिके की जो यहाँ से उम्मीदवार है उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेरी इच्छा थी कि मैं ज़्यादा समय यहाँ रहूँ, लेकिन क्योंकि अगर आप लोग सड़क पे ना खड़े होके यहीं तैयार मिलते और जिस तरह से अभी मैं अपनी बात रख रहा हूँ बिल्कुल माहौल अच्छा होता, मैं एकदम आता अपनी बात रखता तो 40-50 मिनट आपको समझाने का काम करता। लेकिन क्योंकि आप उधर चले गए तो हमारी 20-25 मिनट तो बैठने बिठाने में खर्च हो गई। हम ये नहीं समझे कि भाई हमें और भी अपने कामों को पूरा करना है, तो इस वजह से हमारा कार्यक्रम लेट से शुरू हुआ। मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि भैया साहब यहाँ से जीतें? कितने लोग चाहते हो, जरा हाथ खड़ा करो। ऐसे गीदड़ों की तरह, बिल्लियों की तरह इस तरह के नारे लगा के कोई जीतता देखा है क्या आपने? है? कभी आपने किसी जंग में भेड़ बकरियां जीतती देखी है क्या? जंग के मैदान में
योद्धा उतारे जाते हैं और एक से एक कौशल योद्धा उतरते हैं और वो कौशल योद्धा जीत तय करता है। भेड़ बकरियां कभी नहीं जीतती है। तो मेरा ये मानना है, अगर आप चाहते हैं तो अगली 10 मिनट मेरी बात पे गौर कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप चुनाव जीत जाओगे। और अगर जो बात मैं आपसे कह के जाऊंगा आपने उस पर अमल कर लिया तो फिर मैं गारंटी देता हूं कि जितना दम अंबेडकरवादियों में है, जितना दम नीले पटके वालों में है, जितनी समर्पण बाबा साहब अंबेडकर के बच्चों में है, इतना किसी और में नहीं है। अब आपको करना यह है, अभी तक आपने खूब प्रचार प्रसार किया, नारे लगाए, लेकिन सिर्फ नारे और प्रचार से काम नहीं चलता। अब तो सबको पता लग गया कौन कौन लड़ रहा है। अब आपको किसी को भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझना, आपको सबको अपने आप को भैया साहब समझना है। आपको ये समझना है कि चुनाव ये नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव हम लड़ रहे हैं, और जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव कैसे जीतना है। आज जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको मन में संकल्प करना है कि आने वाले 16 तारीख में, 17 तारीख में, 18 तारीख में, 19 तारीख में 4 दिन मैं कम से कम 50 लोगों को तैयार करूंगा कि वो भैया साहब को वोट देने का काम करे, केतली का बटन दबाएं। उसके लिए आपको 10-12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदार से 2 घंटे काम भी कर लोगे, मैं ये भी जानता हूं कि हमारे लोगों को अपने घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती है, अपने छोटे छोटे कारोबार भी करने पड़ते हैं। ये सत्य नहीं है कि दूसरे पैसे वालों की तरह हम लोग 24 घंटे राजनीति कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम 2 घंटे भी ईमानदारी से काम करें और अपनी गली में निकल के अपने बूथ पे जितने लोग आते हैं, एक बूथ पे 800-900 लोग आते हैं, हम अपने एक एक बूथ पे जाके घर घर जाके इस तरह से ये जो पर्चा है, ये पर्चा ले जाके और हर घर में जाके कहें कि आपने अब तक जिसको मौका दिया उसने वोट ली और चुनाव के बाद कभी आपको देखने को नहीं मिला। और तो और सुनो, ये तो धन्यवाद दो बाबा साहब अंबेडकर को कि उन्होंने हमें वोट की शक्ति दी है। अगर हम पे वोट की ताकत नहीं होती, आज भी इस देश में छुआछूत है, भेदभाव है, आपकी गलियों में कोई पैर रखने नहीं आता। आज भी धर्म के नाम पे हिंसा होती है, दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने पे, और तो और भोजन के नाम पे भी मुस्लिम भाइयों को मारा जाता है। और तो और तमाम तरह के जुल्म जो है किसानों पे, आदिवासियों पे, दलितों पे किए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये वोट की ताकत है जिसकी वजह से लंबे लंबे कुर्ते वाले, बड़े बड़े घरों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, रोज हेलीकॉप्टर में घूमने वाले आपकी बस्तियों में आते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके गले मिलते हैं, आपके बीच में बैठ के खाना खाते हैं और आपको ये कहते हैं कि आप हमारे भाई हो, हमें ताकत दे दो। आप मुझे बताओ, बाबा साहब ने वोट का अधिकार किसी दूसरे को ताकत देने के लिए दिया था या अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए दिया था? बताओ, किस बात के लिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया? बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसलिए दिया कि लोकतंत्र से पहले राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते थे। राजा जी की रानी की पेट से जो जन्म लेता था उसके माथे पे लिखा होता था कि ये योग्य हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, ये राज करेगा। लेकिन बाबा साहब ने पलट कर रख दिया। बाबा साहब ने कहा राज वो करेगा जिसको आप उंगली की ताकत से जिताकर भेजोगे। आज आपकी उंगली में वो ताकत है कि जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दो और जिसे चाहे उठा के कुर्सी से पटक दो। जो अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं उनको धूल चटा दो और अपने बीच के भैया साहब को चुनाव जिता के आमदार बना दो। प्यारे साथियों, तो आपको करना ये है, आपको इस पर्चे को लेके घर घर जाना है और लोगों को ये बताना है कि अगर आपको अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र का भविष्य उज्जवल बनाना है, अच्छी सड़कें बनानी है, बिजली पानी आसानी से मिल जाए ये व्यवस्था करनी है, अच्छे स्कूल बनाने हैं, अच्छे कॉलेज बनाने हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनानी हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाने हैं, उनमें इलाज की व्यवस्था करानी है, अच्छी सड़कें बनानी है, रोजगार के साधन लगाने हैं और ये जो जुल्म होता है जुल्म को रोकना है। तो आप हमारा साथ दीजिए, आप हमें एक मौका दीजिए। वो पूछेंगे आप कैसे कर दोगे, तो आप कहना कि 20 तारीख को आप केतली का बटन अपने परिवार के सही दबा देना और बाकी जिम्मेदारी भाई भैया साहब और हमारे दूसरे भाई चंद्रशेखर आजाद पे छोड़ देना। अगर आपने कर लिया
और अपने अपने बूथ को तैयार कर लिया, बूथ पे ताकत लगा दी, बूथ को मजबूत कर दिया और बूथ को जिता दिया, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। देखो, ये आपको महिला सम्मान के नाम पे 2000 रुपए दे सकते हैं, ये आपको किसान सम्मान के नाम पे 1500 रुपए दे सकते हैं, ये आपको टैक्स में छूट के नाम पे टोल टैक्स को चुनाव के समय फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनसे कहो, जो बाबा साहब हमें रास्ता दिखा के गए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा उसको दहाड़ेगा, कहा नहीं कहा बाबा साहब ने? क्यों भाई कामले, कहा नहीं कहा? बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप ये देखो इन्होंने क्या किया, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल, और सरकारी स्कूल में ना के बराबर शिक्षा और प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा। गरीब को अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो जेब ढीली होगी। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, सर पे छत नहीं, पीने को पानी नहीं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दिलाएंगे? जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पटवारी, सेक्रेटरी, ADM, DM कैसे बनेंगे? जब वो नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे? वो मजदूरी करेंगे, वो गटर में उतरेंगे, वो सीवर में उतरेंगे, वो मैला उठाएंगे, वो ठेकेदारी का काम करेंगे, वो खेतों में काम करेंगे, वो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करेंगे, और इतने कम पैसे में गरीबी में पैदा होंगे और गरीबी में मर जाएंगे। अगर जीवन को बदलना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है कि आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। फिर आपको दोहरा रहा हूं, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, यस इट इज मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी डोर फॉर प्रोग्रेस। ये सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे आप अपनी सफलता के सारे ताले खोल सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। आप ये सोचो हम कितने बुद्धू हैं कि बाबा साहब हमें पॉलिटिकल पावर लेने की बात करते हैं और हम घंटा बजाने की बात करते हैं। हमसे मूर्ख कौन होगा जिन्होंने अपने बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी को भी नहीं समझा, उनके आंदोलन को भी नहीं समझा, उनके विचार को भी नहीं समझा, और बस फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया जलाते हैं। अगर दिया जलाने से, फूल चढ़ाने से बाबा साहब के विचार मन में आते तो मैं समझता हूं जिनके घर के बाहर स्टैचू लगी है, पुतला लगा है बाबा साहब का, वो तो PhD हो जाते, वो तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS हो जाते। पढ़ना है तो स्कूल जाना पड़ेगा और अगर इलाज कराना तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी समस्या खत्म करनी है तो चाहे आज बनाओ या 10 साल बाद बनाओ, पावर तो आपको बनानी पड़ेगी। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पे कोई जुल्म नहीं करता है, जिनका राज होता है उनकी कोई मूछें नहीं काटता है, जिनका राज होता है उनकी मटकी छूने पे कोई हत्या नहीं करता है, जिनका राज होता है उनके बच्चे भूखे नहीं मरते हैं, जिनका राज होता है उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ते। और आज तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। हम झोपड़ियों में रहते हैं, हम कोठरियों में रहते हैं, जहां दूसरी तरफ लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हम 6x10 के घरों में रहते हैं और हम भी सोचते हैं कि हमारा जीवन बदल गया है। नहीं बदल सकता जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे। मेरे साथियों, अगर एक बार भी आपके मन में इच्छा है कि भैया साहब को जिताना है तो फिर खुद से भैया साहब बन के आज से जाके लग जाओ और अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लो और वोट का बिखराव बूथ पे बंद करो, लोगों से हाथ जोड़ो और लोगों से अपील करो कि हमें ताकत दो। फिर उसके बाद क्या करना है, जिस दिन वोट पड़ेगा 20 तारीख को सुबह 5 बजे उठना है, बूथ का जाकर एजेंट बनना है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी है और अपना जहां बस्ता लगेगा 4 जिम्मेदार लोगों को वहां जाकर बैठना है और जो भी आए व्यक्ति जिसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड कुछ ना मिल रहा हो, उसको तैयार करना है कि वो वोट डाले। और बचे हुए लोग गलियों में घूम घूम के लोगों से अपील करें कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा करो। जब हमारा वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा तभी तो हम लोग जीतेंगे। फिर जब शाम के टाइम में ईवीएम बंद होने का समय आ जाए तो फॉर्म 17C उनसे लो, जिसमें लिखा होगा ईवीएम का नंबर क्या है,
इसमें वोट कितने पड़े, महिला कितनी पड़ी, पुरुष कितने पड़े और टोटल वोट कितने थे, पूरा डाटा बनाओ, रजिस्टर मेंटेन करो और फिर 23 तारीख को काउंटिंग में जाके अपनी एक एक वोट को गिनवाने का काम करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैली करने से जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ बूथ पे बैठने से जीत जाएंगे, नहीं। जब आप मेहनत करोगे तब जीतेंगे, और जब आप मेहनत करोगे फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इस देश में जहां से चल के हम लोग आए हैं और जहां आज पहुंच गए हैं, आप उदाहरण के तौर पे किसी को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, तमाम तरह से संघर्ष कर रहा हूं और बड़े बड़े धन्ना सेठों को धूल चटा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली में खड़ा हूं। और आप जानते हैं, दिल्ली में जब आपका ये चंद्रशेखर आजाद आपके हकों की आवाज उठाता है तो सरकार की कुर्सी हिलाने का काम करता है, इस बात को आप जानते हैं। आपने ये भी देखा होगा, जब दीक्षा भूमि पे अतिक्रमण हुआ तब भूमि पे अतिक्रमण करके पार्किंग मना रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने केंद्र की सरकार को पार्लियामेंट में कहा कि दीक्षा भूमि हमारा गौरव है, अगर दीक्षा भूमि से किसने छेड़खानी करी, क्योंकि आपकी मिलीजुली सरकार है, तो आप याद रखना सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अभी भी मेरे पास महाराष्ट्र की बहुत सारी समस्याएं आई हैं कि भैया पार्लियामेंट में आवाज उठाना। वक्फ का मामला हुआ, मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। एनआरसी का मामला हुआ, मैंने आंदोलन करके 29 दिन जेल में काटी, लाठियां खाई। मौलाना कलीम साहब का मामला हुआ, तबलीगी जमात के लोगों को सताया गया, जेल में बंद कर दिया गया, झूठे आरोप लगा के उनको जेल से निकालने की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। हमने हमेशा जब भी किसी पे जुल्म हुआ सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया। किसान भाइयों की 13 महीने लड़ाई लड़ी, पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी, लेकिन हमने सीखा किससे? हमने बाबा साहब अम्बेडकर से सीखा कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने बहादुर भाई पे बहुत भरोसा करता हूं, बस आपसे उम्मीद करता हूं कि इसका साथ दो और खुद से भैया साहब बन के फील्ड में जाके मेहनत करो। और अगर आपने 4 दिन ये काम कर लिया तो मैं लिख के देता हूं कि फिर आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। कुछ साथी यहाँ दूसरी पार्टियों के आज हमें समर्थन दे रहे हैं, मेरी जानकारी में ये बात आई है। मैं उन भाइयों से कहूँगा कि वो इस तरफ आ जाएं, मैं उनके समर्थन की घोषणा भी कर दूंगा, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। क्योंकि अभी मुझे पुणे लौटना है और वहाँ पर 2 सभाएं हैं, और आप जानते हो 10 बजे तक ही प्रचार होता है, 10 बजे के बाद प्रचार नहीं होता है। कुछ मजबूरियाँ ना होती तो मैं कई घंटे आपके बीच बिताता, लेकिन मैं ये वादा आपसे करता हूँ कि अगर आपने मेहनत करके सीट जिता दी तो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ बहुत जल्द भी आपके बीच में जरूर आऊँगा। तो जो समर्थन वाली टीम है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आ जाएं और आके यहाँ अपना समर्थन पत्र हमें दे दें, हम उनका धन्यवाद कर दें और हम उनको विश्वास दिला दें कि जहाँ आपका पसीना पड़ेगा हम लोग खून देने का काम करेंगे, भाईचारा निभाने का काम करेंगे। आज जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं और उसका हाथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आ जाओ, इस तरफ आओ, इस तरफ तेजी से चलो, तेजी से चलो, तेजी से चलो, जल्दी चलो, तेजी से आ जाओ भाई, तेजी से आ जाओ, आ जाओ। इस तरफ आओ बेटा, इस तरफ आप लोग पीछे हो जाओ, इनको पीछे करा। लेटर वो मेरी गाड़ी पर ले जाओ उनको, मेरी अभी चुपचाप चल जाओ गाड़ी पे जाके खड़े जाओ, गाड़ी पे ले लो, ठीक है। कोई लेटर है हमारा? लेटर नहीं भाई, उनको तो रखो, उनको रखो, जिसके नाम पे समर्थन दे रहे हैं उनको तो शहर जिला उस्मानाबाद से दे रहे हैं भाई साहब। पीछे हो जाओ, हाँ चलो, क्या कह रहे हो बताओ। आपने समर्थन दिया ना इम्तियाज साहब को? इम्तियाज साहब जीतेंगे, आपने दिया ना। और हजरत ने वो भी यहाँ पे बोल दो, हजरत ने बताया कि उन्होंने जहाँ हमारा जीतने वाला प्रत्याशी है हम सबकी मदद करेंगे, सब कारण दुश्मन सचेत हो जाएगा, वो साजिशें करने लगेगा, इल्जाम लगाने लगेगा।
हेलो हेलो, यहाँ हमारे AIMIM के साथियों ने भाई भैया साहब के काम से प्रभावित होकर उनको अपना समर्थन देने की घोषणा की है। मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। साथ साथ भैया, मैं नहीं पहनता हूं भैया साहब, साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं, मेरा लोकसभा में भी प्रयास था कि भाई इम्तियाज जलील साहब जीत कर आए, इसलिए क्योंकि वो बहादुर नेता है हमारा यहाँ का, उसको आना चाहिए था, लेकिन वो चुन के नहीं आ पाए। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि वो चुन के असेंबली में आए और गरीबों के कमजोरों की आवाज उठाने का काम करे। इस तरह का प्रयास हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं और मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि हमें मिलजुल के आगे बढ़ के इस लड़ाई को जीतना है और इन जालिमों को सबक सिखाना है जो हमारे लोगों को सताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। वीर महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.